नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी का लेख कई अखबारों में छपा है। इसमें उन्होंने कहा है कि मूल ईस्ट इंडिया कंपनी देश से 150 साल पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन अब उसकी जगह नई नस्ल के एकाधिकारवादियों ने सिंडिकेट ने ले ली है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक ताकत के दम पर नहीं बल्कि भारत पर नियंत्रण कर देश को गुलाम बनाया। राहुल गांधी ने लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के राजाओं और नवाबों के साथ समझौते कर, उन्हें रिश्वत देकर या फिर डरा धमकाकर इस देश पर नियंत्रण किया। उन्होंने हमारे देश के बैंकिंग, प्रशासनिक और सूचना तंत्र पर नियंत्रण किया। हम किसी देश से अपनी आज़ादी नहीं आ रहे, बल्कि हमें एक एकाधिकारवादी निगम ने हराया और फिर दमनकारी तंत्र चलाया। हालांकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही 150 साल पहले ख़त्म हो गई हो, लेकिन उसने जो डर पैदा किया था वो आज फिर से दिखाई देने लगा है। एकाधिकारवादियों की एक नई पीढ़ी ने इसकी जगह ले ली है। नतीजतन जहां भारत में हर किसी के लिए असमानता और अन्याय बढ़ता जा रहा है, वहीं ये वर्ग अकूत धन एकत्रित करने में लगा है। हमारी संस्थाएं अब हमारे लोगों की नहीं हैं, वो एकाधिकारवादियों के आदेश मानती हैं। आज लाखों व्यवसाय तबाह हो गए हैं और भारत युवाओं के लिए रोजगार के लिए अवसर सृजित करने में असमर्थ है। भारत माता अपने सभी बच्चों की माँ है। उसके संसाधनों और शक्ति पर कुछ चुनिंदा लोगों के एकाधिकार और बहुजनों की उपेक्षा ने गहरी चोट पहुंचाई है। राहुल गांधी ने अपने लेख में कहा कि सरकार को दूसरों की कीमत पर बस एक व्यवसाय का समर्थन करने की अनुमति कतई नहीं दी जा सकती। सरकारी एजेंसियां व्यापार पर हमला करने और डराने धमकाने का हथियार नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं कि जो डर और दबाव आप पर बनाया गया है वो बड़े पूंजीपतियों पर ट्रांसफर किया जाए। वो बुरे लोग नहीं हैं, उन्हें भी जगह मिलनी चाहिए जैसे आपको भी है। ये देश हम सभी के लिए है। राहुल ने लिखा कि हमें राजनीतिक व्यापार को आकार देने में सामाजिक दबाव और प्रतिरोध की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। मसीहाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद वो बदलाव हैं जो सभी के लिए धन और रोजगार पैदा करेंगे। मेरा मानना है कि प्रगतिशील भारतीय व्यापार के लिए न्यू डील एक ऐसा सोच है जिसका समय आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने बहुमत हासिल कर लिया है। ट्रंप ने 279 इलेक्टोरल वोट जीते हैं, वहीं उनकी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को 223 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। कई क्षेत्रों का परिणाम अभी आना बचा हुआ है। ट्रंप की जीत के बाद उनको दुनिया के देशों के राष्ट्र प्रमुख बधाई दे रहे हैं। इजराइल, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अलावा भारत के पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक चुनावी जीत के लिए मेरे दोस्त ट्रंप को हार्दिक बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि आपके पिछले कार्यकाल की सफलताओं की तरह ही मैं भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ। आइए मिलकर अपने लोगों के लिए कल्याण, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करें। पहली खबर जो अभी मैंने बताई थी उसमें पीएम मोदी ने आधिकारिक तौर पर ट्रंप को बधाई दी, लेकिन सबको पता है कि मोदी के नाम से बहुत से पैरोडी अकाउंट, फेक अकाउंट चलते रहते हैं। लेकिन इंडिया टुडे ने उन्हीं फेक अकाउंट में से एक अकाउंट का ट्वीट पीएम मोदी के नाम से पढ़ना सही समझा, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा पर चर्चा करने की बात पीएम मोदी कर रहे हैं। एंकर कहता है कि पीएम मोदी का बड़ा स्टेटमेंट आया है, फिर वो 890 फॉलोअर वाले अकाउंट का ट्वीट पढ़ता है कि पीएम मोदी ने कहा है कि उन्होंने ट्रंप को बधाई दी है और कहा है कि हम अन्य बातों के अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ वर्तमान हिंसा और कनाडा में ट्रूडो के द्वारा खालिस्तानी आतंकवाद और यूक्रेन वॉर पर चर्चा करेंगे। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि इंडिया टुडे वाले भांग खा के बैठे हैं। एंकर नरेंद्र मोदी के पैरोडी हैंडल से ट्वीट पढ़ रहा है और इस सबके बाद भी कहते हैं कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड जर्नलिज्म करते हैं। आज ट्विटर पर पैरोडी अकाउंट का खेल चल रहा है। इंडिया टुडे ने अपने लाइव शो में क्या चलाया कि वो अब वायरल हो गया है और वायरल होने के बाद ट्रंप का भी जवाब आ गया है। हालांकि असली ट्रंप का नहीं, ट्रंप का भी पैरोडी अकाउंट है। उसने मोदी के पैरोडी अकाउंट के उसी ट्वीट पर जवाब दिया है जिसको इंडिया टुडे ने चलाया था और लिखा है कि धन्यवाद प्रिय मित्र प्रधानमंत्री मोदी, मैं हमारी बातचीत का इंतजार कर रहा हूं। हम साथ मिलकर महत्वपूर्ण मुद्दों को डिस्कस करेंगे, बांग्लादेश में हिंसा का सामना कर रहे हिंदुओं के साथ खड़े होंगे और खालिस्तानी आतंकवाद सहित
उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए काम करेंगे। अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, जिसके बाद लोग इंडिया टुडे को नीचे टैग भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ट्रंप का भी बिग स्टेटमेंट आ गया है। बात को खत्म करिए इसको भी चलाकर। ट्रंप को लेकर भगवा वस्त्र पहने बहुत लोग काफी खुश हैं। मानवता का रक्षक तक बता रहे हैं जीत के लिए यज्ञ भी किया था। हालांकि मोदी के मित्र ट्रंप मोदी की मुश्किलें ही बढ़ा सकते हैं। बता दें, ट्रंप की नीतियां अमेरिका फर्स्ट की रही हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की सबसे बड़ी चिंता उनके व्यापार और इमिग्रेशन नीतियों को लेकर है। ट्रंप के पहले शासनकाल में ही अमेरिका ने भारत के तरजीही व्यापार वाले देश के दर्जे को खत्म कर दिया था। ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ युद्ध शुरू करने की धमकी दी। ट्रंप ने भारत को टैरिफ का दुरुपयोग करने वाला देश भी बताया। उन्होंने भारत और चीन के अलावा कई दूसरे देशों से आयात पर टैरिफ लगाया था। नई सरकार में भी वो अमेरिकी सामान के आयात पर अधिक कर लगाने वाले देशों पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके जद में भारत भी आ सकता है। मालूम हो कि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने 2018 में भारत से हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के आयात पर लगने वाले कर को कम करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वो भारत से आने वाली मोटरसाइकिलों पर टैक्स बढ़ा देंगे। इसके बाद भारत को आयात होने वाली मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क को 75% से घटकर 50% करना पड़ा था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच करीब 200 अरब डॉलर का कारोबार होता है। अगर ट्रंप ने अपने शासनकाल में भारतीय सामान पर टैक्स बढ़ाया तो दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में कमी आ सकती है और भारत को नुकसान होगा। इसके अलावा भारत चीन से रिश्ते सही करने में जुटा हुआ है, जो ट्रंप को नहीं पसंद आएगा। इस पर भी बाधा आ सकती है। सोशल मीडिया पर लोग अब इस बात की चर्चा करने में जुटे हुए हैं कि ट्रंप तो बहुत हो गया, लेकिन ट्रंप के आने से भारत को क्या नुकसान और क्या फायदा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप ने अमेरिका के लोगों से एक वादा ये भी किया है कि अवैध घुसपैठियों को अमेरिका से भगा कर रहूंगा, और अमेरिका में हर साल 1 लाख से ज़्यादा भारतीय अवैध रूप से घुसपैठ करते हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा गुजरात से होते हैं। हर घंटे 10 से ज़्यादा भारतीय अवैध रूप से अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करते हैं। पत्रकार अनिल यादव का कहना है कि अगर ट्रंप अपनी बात पर खरे उतरते हैं तो लाखों भारतीयों को वापस भारत लौटना होगा, और अगर ये वादा मिथ्या की तरह जुमला साबित हुआ तो कोई बात नहीं। हालांकि इसके साथ ही वो हल्के लहजे में कहते हैं कि अगर ट्रंप ने वापस भेजा तो इन लोगों की घर वापसी हो जाएगी और अयोध्या दर्शन भी सबके हो जाएंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। इस बीच ट्रंप ने अपने वोटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि हम वोटर्स के लिए सब कुछ ठीक करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी राजनीतिक जीत है जो हमारे देश ने पहले कभी नहीं देखी। 47वें राष्ट्रपति के रूप में मैं हर दिन आपके लिए लड़ूंगा। यह अमेरिका के लिए एक शानदार जीत है जो अमेरिका को फिर से महान बनाएगी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि बुलडोजर से जिसका घर तोड़ा गया है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस मामले में सीजीआई ने कहा है कि घर तोड़ने में किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। खुद सरकार की ओर से हलफनामा देकर कहा गया है कि इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। किसी के भी घर में घुसना अराजकता है। आप पीड़ित को 25 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। हालांकि मामला 2019 का है और सीजीआई ने इसे अब संज्ञान में लिया है। बता दें, सीजीआई अब जाने वाले हैं, उससे पहले ये खबर बनाई फैसला सुनाया। बता दें, सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 2019 में आवासीय घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के मामले में ये सीजीआई ने फटकार लगाई। राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र में नागपुर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। दीक्षा भूमि में बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। अपने पहले चुनावी भाषण में राहुल एक बार फिर संविधान की प्रति के साथ नजर आए और लोकसभा चुनाव वाले फॉर्मूले को आजमाया। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों पर लड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि जब आरएसएस और भाजपा के लोग इस संविधान पर हमला करते हैं तो वो सिर्फ इस किताब संविधान की किताब पर हमला नहीं कर रहे होते हैं, वो भारत की आवाज़ पर हमला कर रहे होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संस्थान संविधान से बने हैं। अगर संविधान नहीं होगा तो कोई चुनाव आयोग नहीं होगा। आरएसएस इस संविधान पर सीधे हमला नहीं कर सकता। वो इसके खिलाफ आगे आकर लड़ेंगे तो वो 5 मिनट में हार जाएंगे।
उन्होंने कहा कि विकास, प्रगति और अर्थव्यवस्था वो इन शब्दों के पीछे छिपकर हमला करने आते हैं। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कहा कि मैं रायबरेली की दिशा मीटिंग में शामिल हुआ, वहां मैंने अफसरों से अपना परिचय देने के लिए कह दिया। परिचय शुरू हुआ तो उसमें मुझे दलित, ओबीसी वर्ग के लोगों का नाम नहीं मिला। कॉरपोरेट से लेकर जुडिशरी तक हमें दलित, ओबीसी और आदिवासी समुदाय के लोग नजर नहीं आते हैं। ये हालात हर जगह हैं, जहां हमें 90% हिंदुस्तान दिखता ही नहीं। चीन हिमालय की सीमा पर भूटान के पास नए गांव बसा रहा है। यहां पर तिब्बत शैली के बनाए गए घर नजर आ रहे हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेमलॉग गांव को औपचारिक रूप से पिछले साल मार्च में 70 परिवारों के समुदाय के साथ स्थापित किया गया था। ये गांव चीन का इलाका है, लेकिन ये उन चीनी बस्तियों में से एक है जो भूटान के आधिकारिक मानचित्रों में दिखाई गई सीमा के भीतर भी आता है। पूर्वी हिमालय में समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट ऊपर इस दुर्गम क्षेत्र में पहले चरागाह थे, लेकिन अब वहां जनसंख्या बढ़ रही है। चीनी सरकार तिब्बत के उस पार से सैकड़ों लोगों को वहां बसने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। चीन का ये क्षेत्र भूटान की सीमा से लगता है। वो बस्तियां विवादित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के चीन के बढ़ते प्रयासों में एक है। चीनी नेता शी जिनपिंग अपने प्रतिद्वंदियों पर चीन की स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं। भूटान और चीन दशकों से अभी तक अनसुलझी सीमा वार्ता कर रहे हैं। भारत का मीडिया आज अमेरिका के चुनाव में पगला सा गया है। बीजेपी के नेता ट्रंप का भगवा ड्रेस में फोटो तक अपलोड कर रहे हैं। हालांकि इस सब के बीच हम भारत की बात भी कर लेते हैं। दरअसल पिछले दिनों से CJI चंद्रचूड़ चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उनके फैसलों का मूल्यांकन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने बहुत करीने से सरकार को राहत पहुंचाई। इस बीच ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने CJI चंद्रचूड़ को कड़े शब्दों में पत्र लिखा है और CJI की न्यायिक मामलों के बजाय सार्वजनिक व्यस्तताओं पर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक आदिश अग्रवाल का दावा है कि CJI का कार्यकाल 10 नवंबर को समाप्त होने वाला है। ऐसे में चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका से जुड़ी गंभीर चिंताओं को दरकिनार कर देश भर के कार्यक्रमों में भाग लेने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक दिखावे के चक्कर में CJI अपनी न्यायपालिका से जुड़ी जिम्मेदारियों की अनदेखी कर रहे हैं। इसके अलावा काफी मुद्दों पर उनकी आलोचना की है। ये भी कहा है कि आप संवेदनहीन हैं और केवल आत्मप्रचार ही आपका मकसद है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब 2 हफ्ते ही बचे हैं। नामांकन के बाद सभी दल अपने अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ बागी रूप दिखाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने बुधवार को बगावत करने वाले 40 नेताओं पर सख्त कदम उठाते हुए उन्हें दल से बाहर कर दिया। पार्टी ने यह कार्रवाई 37 सीटों पर उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बाकियों के खिलाफ की है। इस निष्कासन के पीछे पार्टी का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना और चुनावों में बगावत की प्रवृत्ति को रोकना है। बीजेपी ने इस फैसले से अन्य नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी विधायकों के विरोध के बीच डिप्टी CM सुरेंद्र कुमार चौधरी ये प्रस्ताव विधानसभा में रखा, जिसे सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन मिला। बीजेपी विधायकों ने इसे राष्ट्र विरोधी एजेंडा बताते हुए 5 अगस्त जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला परिवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए यह प्रस्ताव पास किया है, जबकि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया से लोकायुक्त पुलिस ने आज मूडा केस में लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की। बता दें, लोकायुक्त पुलिस की प्राथमिकी में आरोपी संख्या 1 के रूप में नामित मुख्यमंत्री पर मूडा द्वारा उनकी पत्नी पार्वती BM को 14 जगहों का आवंटन किए जाने में गड़बड़ियों का आरोप है। ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देश के रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त करने का मंगलवार को अचानक घोषणा कर दी। नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को ऐसे समय बर्खास्त किया है जब इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री इजराइल काट्ज को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि अगर इजराइल गजा और लेबनान में युद्ध जीत रहा है, जैसा कि कथित ज्ञानी बताते हैं, तो नेतन्याहू को अपने रक्षा मंत्री को क्यों बर्खास्त करना चाहिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।